नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जेवर एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली इंडिगो की फ्लाइट 72 किसानों को लेकर सफलतापूर्वक लखनऊ पहुंची है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पहली वाणिज्यिक उड़ान को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों का स्वागत किया और उनसे संवाद किया। सीएम योगी ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और किसानों के सहयोग से संभव हो सका है। उन्होंने किसानों के योगदान को प्रदेश के विकास की बड़ी ताकत बताया है। भाइयों, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। जेवर के लिए, गौतम बुद्ध नगर जनपद के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए और पूरे प्रदेश और देश के एविएशन सेक्टर के लिए। जब भारत की सबसे अधिक संभावनाओं वाले एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपनी कॉमर्शियल फ्लाइट प्रारंभ की है, इसके पीछे प्रेरणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की और इसमें योगदान आप सभी अन्नदाता किसानों का। भाइयों, तो वहीं लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में बदायूं जिले को लेकर अहम संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की है। बैठक में बदायूं मंडल के सभी प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी संगठन को मजबूत करने, बूथ और सेक्टर स्तर पर विस्तार तथा कार्यकर्ताओं की सक्रियता को लेकर मंथन किया गया। बैठक में बदायूं सांसद आदित्य यादव भी मौजूद रहे। पदाधिकारियों से क्षेत्र की राजनीति परिस्थितियों और आगामी चुनाव रणनीति को लेकर भी फीडबैक लिया गया। सपा नेतृत्व की ओर से आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए। माना जा रहा है कि ये अहम बैठक आगामी चुनावी तैयारियों के लिहाजे से काफी महत्वपूर्ण है। तो वहीं रामपुर के शाहबाद क्षेत्र में पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपए के इनामी गैंगस्टर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर एक्ट में वंचित आरोपी शरीफ पुत्र सूखा निवासी ग्राम ओसी 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। देर रात गश्त के दौरान पुलिस ने खंजीपुरा के मार्ग पर संदिग्ध बाइक सवार को रोकने की कोशिश की। आरोप है कि खुद को घिरता देख बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर के बाएं पैर में गोली लगी है और पुलिस ने उसे मौके से दबोच लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 315 तमंचा, कारतूस और खोखा कारतूस और बिना नंबर प्लेट और बाइक भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी हिस्ट्री शीटर है और उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट और आबकारी अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट के समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। कल शाम लगभग 9:30 बजे थाना क्षेत्र शाहबाद अंतर्गत ठकिया क्षेत्र में पुलिस के और एसओजी की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से वांछितों की तलाश में चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक गैंगस्टर एक्ट का वांछित शरीफ वो बाइक से आता हुआ दिखाई दिया। जब उसको पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पार्टी पे जान से मारने की नीयत से फायर किए। आत्मरक्षात्मक पुलिस टीम ने भी फायर किया, जिसमें अभियुक्त घायल हो गया। अभियुक्त को तत्काल पुलिस अभिरक्षा में लेकर उपचार हेतु भर्ती कराया गया। अभियुक्त के पास से तमंचा, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अभियुक्त को हिरासत में लेकर कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं कुशीनगर के कसिया थाना क्षेत्र के भरवलिया गांव में देर रात एक घर में भीषण चोरी की वारदात से हड़कंप मच गया। अंधेरे का फायदा उठाकर घर में घुसे चोरों ने नकदी और सोने के गहने पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि चोरों ने घर की अलमारी में रखे लाखों रुपए के जेवर और नकदी चोरी कर ली। सुबह जब परिवार के लोग जागे तो घर का सामान बिखरा पड़ा था, जिसके बाद चोरी की जानकारी हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घरों की चोरों की तलाश में जुटी हुई है। अरे लगभग हम मान लीजिए 10 बजे यहाँ से बंद करके हम चले गए, तब हमको क्या पता है कब चोरी हुआ है। 4 बजे जब आए हैं तब न हमको जानकारी हुआ है। क्या मतलब कितने का नुकसान हुआ है?
अरे लमजम में मैंने उतनी समय का तो सोना हम किने थे कि मान लीजिए कि 2.5 लाख के तारे वाले। अब इतनी वक्त का कीमत अब देख लीजिए। अब मान लीजिए उसमें पैसा था 30,000 रुपया। कैश में था। हाँ कैश था। जैसे कि मान लीजिए सफैया कराने के लिए हम रखे थे। तो वहीं बहराइच के नगर कोतवाली क्षेत्र में कचहरी के सामने स्थित शराब की दुकान की गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया। मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने युवक को गोली मार दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि वो शराब ठेके पर गया था, तभी गाड़ी खड़ी करने को लेकर कुछ लोगों से विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर दबंगों ने पहले मारपीट की और फिर कट्टे से फायरिंग कर दी। गोली लगने से फरीद गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में उसे बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दिया। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। परिजनों के तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। नाम मैं नहीं जानता हूँ। मैं कचालू खाया और उस कचालुआ ने कहा ना कि गाड़ी में देख लूंगा, तुम जाकर अपने जाओ, जहाँ जाना हो वहाँ चले जाओ। उसके बाद मैं आया। उसके बाद में ये मेरी गाड़ी पे बैठा। मैंने कहा हट जा भाई, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद में इन्होंने कहा अबे तू कैसे हमको हटाया, मैं इस मतलब मेरे मकान पे खड़ा हुआ है तू। उसके बाद में बोला, फिर मेरा कॉलर पकड़ के हटा दिया। तो हम वहाँ से गाड़ी हटाने लगे। उसके बाद में ये कट्टा लेकर तुरंत आया। पहले मुझको पकड़ा एक आदमी ने, इसलिए 2 लोग थे। फिर पकड़ा, उसके बाद जो पहली वाली दगाए वो नहीं दगी, तो हमने छुड़ा के वहाँ से भागा। उसके बाद यहाँ तक मैं ये दीवानी कचहरी तक, वहाँ दूसरी जो चली वो हमारे हाथ पे लग गई। तीसरी चलाए मैं गाड़ी के नीचे छुप गया। फिर जब तीसरी लगा यहाँ तक आया, मैं कसगर की गली भाग गया था। 3 बार मारी। कौन लोग है ये कितनी बार फायरिंग हुई है? 3 बार फायरिंग हुई थी। ये कहाँ पे हुई है? ये दीवानी कचहरी जो शराब भट्टी है वहाँ पर। कौन लोग ने मारा है? ये बता रहा है कि मैं जो है इस मालिक हूँ, मैं इस दुकान का। तुम जानते हो लोगों को? हाँ, मैं पहचानने के लिए एकदम तैयार हूँ। और ये मेरे क्या कोई रंजिश थी पहले? कुछ नहीं थी उससे। मैं पहली बार उससे मिला हूँ। काम क्या करते हो तुम? मैं वायरिंग का काम। तो वहीं पीलीभीत पहुंचे प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह ओलख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूर्ण होने पर कलेक्ट्रेट स्थित गांधी सभागार में मीडिया से सीधा संवाद किया है। मंत्री बलदेव सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार के 12 वर्ष गरीब कल्याण और जनसेवा को समर्पित रहा है। उन्होंने जन सधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, मुद्रा योजना, किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने और लखपति दीदी योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सूर्य घर योजना और ग्रामीण सड़क योजना जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा है कि अमृत भारत योजना के तहत रेलवे के विद्युतीकरण का कार्य तेजी से हुआ है और पिछले 12 वर्ष में देश में हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हुई है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस दौरान 32 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में विश्व पटल पर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के 12 साल पूर्ण होने पे और लगातार 2014 से 2019, 2024 और उन्होंने इसको इतिहास को रचने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत सारी योजनाएं और इस देश को एक बहुत कीर्तिमान आगे बढ़ाने का काम, चाहे सुरक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे सारे जो गरीब की रेखा से आगे बढ़ाने का काम हो, ये सारे जो चीज़ें हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 12 साल में पूरी ताकत के साथ, मेहनत के साथ इस देश की तरक्की के लिए काम किए हैं। और आपने देखा, चाहे आप हाईवेज ले लीजिए, चाहे रेल कनेक्टिविटी ले लीजिए, चाहे एयर कनेक्टिविटी ले लीजिए, चाहे इंडस्ट्रीज ले लीजिए, चाहे नौजवान रोजगार लोगों का नौकरियों के ले लीजिए, चाहे किसानों की बेहतरी के लिए देख लीजिए। तो ये सारे उन्होंने एक बहुत बड़ा एक इतिहास रचा है। तो हम तो कामना करेंगे भगवान से कि प्रधानमंत्री जी आगे भी ऐसे देश की सेवा करते रहे और लोगों को सीधा सीधा
लोग जनता को आखिरी पायदान तक खड़े व्यक्ति को उसकी सारे सरकार की योजना का लाभ। तो वहीं कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र में तिवरा रोड पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने साइकिल सवार युवकों को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान गुरसहायगंज के बनियानी गांव निवासी 30 वर्षीय राम मूर्ति के रूप में हुई है। घायल बताया जा रहा है कि वो बाजार से खरीदारी कर साइकिल से घर लौट रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना से नाराज ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया है और सड़क पर अतिक्रमण को हादसे की बड़ी वजह बताया जा रहा है। इस दौरान गुरसहायगंज कोतवाली के कथित धमकी भरे व्यवहार को लेकर भी लोगों में आक्रोश देखने को मिला है। कोतवाली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर पुलिस अधिकारी ने ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया, जिसके बाद जाम खुल सका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश में जुटी हुई है। तो वहीं कौशाम्बी के थाना सैनी क्षेत्र के सुभाष नगर में डेली 24 भारत के खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बता दें कि बाइक सवार युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लॉकअप में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि कथित बालू पासरो ने हाईवे पर युवक के साथ मारपीट की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। सूत्रों के अनुसार बालू पासरो से एक चर्चित सिपाही के करीबी संबंध होने की चर्चा है। लोगों ने आरोप लगाया है कि उस सिपाही आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहा था। वही बताया जा रहा है कि संबंधित सिपाही पहले से संदीपन घाट थाना से निलंबित भी हो चुका है। मामले का संज्ञान लेते हुए थाना सैनी पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। तो वहीं संभल में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों का विरोध तेज हो गया है। बड़ी संख्या में किसानों ने बहजोई स्थित डीएम कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा है और उपजाऊ बहुफसली कृषि भूमि के अधिग्रहण पर भी तत्काल रोक लगाने की मांग की है। किसानों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण से हजारों परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि लगातार बढ़ती खाद, ब्रिज, डीजल और कृषि यंत्रों की कीमतों ने पहले ही खेती को महंगा बना दिया है। ऐसे में जमीन जाने से किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने सभी फसलों पर कानूनी एमएसपी गारंटी लागू करने की मांग उठाई है। साथ ही नहरों पर पुल और अप्रोच रोड का भी निर्माण जल्द कराने की भी मांग प्रशासन के सामने रखी है। इस दौरान पदाधिकारियों समेत बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों की जल्दी सुनवाई नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हाँ, ज्ञापन देना है यार। क्या ज्ञापन था? एक तो मुख्य चीज तो है भूमि अधिग्रहण के विरोध में जो सरकार भूमि अधिग्रहण कर रही है। इस किरनी के जो हाईवे है गंगा एक्सप्रेसवे के करीब में, उसके हम विरोध में कि इसका अधिग्रहण ना किया जाए। यह उपजाऊ कृषि भूमि है, यह लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। इसका अधिग्रहण के लिए हम विरोध करते हैं और खाद की आपूर्ति यूरिया की बहुत कम मात्रा में मिल रही है, उसका है। और तीसरा एक नहरों का जो समस्या है, नहरों के पुल की समस्या, वो पॉइंट है। ये 4 पॉइंट है हमारे। एमएसपी का जो रेट तो है ही, लेकिन मक्का की जो एमएसपी सरकार ने की है 2400, लेकिन मंडियों में तो 1800-1900 बिक रहा। वो उसका आप सुधार करें, 2400 बिकवाएं। और मैं जो हमारी ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन जिला संभल है, इसका सलाहकार मंडल में मैं हूँ। आज मुख्य रूप से एक किसानों के जीवन से बहुत ही जुड़ा हुआ सवाल, उनकी जिंदगी और मौत का सवाल, उनकी जमीन को माने छीनने का एक प्रयास चल रहा है। कह रहे हैं कि ग्रीन कॉरिडोर बनाएंगे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे। हमारा कहना यह है कि ये जो कृषि है, कृषि तो अपने आप में खुद एक उद्योग है जिसमें किसान अपने साथ साथ जो लाखों किसान उस पर निर्भर हैं और लाखों ही। तो वहीं ललितपुर के पाली थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले हुई पाली
घाटवार रोड पर हुई मोटरसाइकिलों की आमने सामने की भिड़ंत में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है और पूरे इलाके में शोक का माहौल फैल गया है। घटना से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने पाली के मुख्य चौराहे पर शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। आक्रोशित लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और न्याय की मांग की है। प्रदर्शन के चलते मुख्य मार्ग पर यातायात प्रभावित हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास शुरू कर दिया। फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की गई है। हमारे भानेज हैं। कैसे खत्म हो गए? जो एक्सीडेंट की सुनी हमने सोचा चले आए तो हम खत्म मिले। अच्छा, अब आप लोग जो है जाम लगाए हैं, यहाँ कोई आपका अधिकारी पुलिस या कोई आए हैं जो मिलने के लिए, पूछने के लिए? नहीं, उनने पुलिस ने यही कही कि आप इसको एक साइड रखो, हम आपकी सुनेंगे। अच्छा, चलो ठीक है। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम इंसाफ चाहते हैं साहब। छोटी छोटी बच्ची है, 3 टकुआ। तो वहीं उन्नाव के नवाबगंज में बाबा नीम करोली महाराज द्वारा स्थापित कैची धाम के स्थापना दिवस के अवसर पर पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आया। श्रद्धालुओं की भारी उत्साह देखने को मिला और जगह जगह बाबा के जयकारे गूंजते रहे। इस पावन अवसर पर नवाबगंज चेयरमैन दिलीप लश्करी के नेतृत्व में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद को ग्रहण किया। स्वयं चेयरमैन दिलीप लश्करी ने भक्तों को प्रसाद वितरित कर सेवा कार्य में हिस्सा लिया। चेयरमैन दिलीप लश्करी ने बताया है कि समाज में धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि बाबा नीम करोली महाराज के आशीर्वाद से आयोजित ये कार्यक्रम सनातन परंपरा, सेवा और सामाजिक एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में भाईचारे, सहयोग और सेवा की भावना को मजबूत करते हैं। आसपास के कई क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु भंडारे में शामिल हुए और प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। आयोजन के दौरान पूरे क्षेत्र में श्रद्धा और भक्ति का माहौल बना रहा। तो वहीं अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी जांच तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट से जुड़े कर्मी लवकुश को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। उसके घर से नकदी मिलने की भी चर्चा है और हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि लवकुश चढ़ावे और आभूषणों की गणना व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। हाल ही में उसने अयोध्या में जमीन खरीदकर मकान निर्माण भी शुरू कराया। फिलहाल जांच एजेंसी मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला ये है कि वहाँ नौकरी करते थे 4-5 महीने से जी, और वहाँ पर कोई चोरी लुका का गई तो वहाँ यहाँ तलाशी भी जौन है जी, यहीं से अपन जौन पाए जो पैसे रुपए 10-5 लाख रुपए जौन वो लेके चले गए। हाँ, पैसा कहाँ से बरामद हुआ? अंदर अच्छा, घर के अंदर। अच्छा। अब क्या कहना चाहते हैं? हम कहना क्या चाहते हैं, जो होना रहा जो हो गया। मामला ये है कि वहाँ नौकरी करते थे 4-5 महीने से जी, और वहाँ पर कोई चोरी लुका का गई तो वहाँ यहाँ तलाशी भी जौन है जी, यहीं से अपन जौन पाए जो पैसे रुपए 10-5 लाख रुपए जौन वो लेके चले गए। हाँ, पैसा कहाँ से बरामद हुआ? अंदर अच्छा, घर के अंदर। अब क्या कहना चाहते हैं? हम कहना क्या चाहते हैं, जो होना रहा जो हो गया। मामला ये है कि वहाँ नौकरी करते थे 4-5 महीने। तो वहीं कौशाम्बी के काड़ाधाम थाना क्षेत्र स्थित कालेश्वर गंगा घाट पर गंगा स्नान के दौरान युवक के डूबने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि फतेहपुर जनपद निवासी पीयूष सोनी परिजनों के साथ गंगा नहाने काड़ाधाम आया था। नहाते समय युवक अचानक गहरे पानी में चला गया और डूब गया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। सूचना पर स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश जारी है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी जुटी हुई है। तो वहीं वाराणसी में नीट पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ सोमवार को बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। अपना दल की नेता और सिराथू विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल के नेतृत्व में छात्र युवा संगठनों ने बीएचयू लंका गेट से प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय तक मार्च निकालने की कोशिश की। प्रदर्शन शुरू होते ही भारी पुलिस बल ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। इस दौरान डॉक्टर पल्लवी पटेल समेत कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर वैन में भर दिया। जिले के कई थाने में सैकड़ों कार्यकर्ता की गिरफ्तारी की भी चर्चा रही है। प्रदर्शनकारियों ने नीट पेपर लीक, लेखपाल भर्ती परीक्षा और यूपीएसआई परीक्षा में कथित धांधली को लेकर जमकर नारेबाजी की है। हाथों में तिरंगा और तख्तियां लेकर
पहुंचे युवाओं ने पेपर प्रक्रिया में पारदर्शिता और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। डॉक्टर पल्लवी पटेल ने कहा कि शिक्षा और रोजगार आज युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर नहीं है और पेपर लीक और भर्ती घोटालों ने छात्र का भरोसा तोड़ा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो युवा आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर होंगे। बाकायदा लिखित सूचना अपने लखनऊ एडमी कार्यालय से दी गई है। आप सब लोग को भी सूचना मिली, तो बिना सूचना अगर आना होता तो पल्लवी पटेल कभी नहीं आती। पल्लवी पटेल जब भी आती है, अपना दल जब भी सड़कों पर उतरता है, पूरी सूचना दे करके, विषय बता करके उतरते हैं, क्योंकि हम चोरी छुपे काम नहीं करते। ये आम जनता का सवाल है और आम जनता का सवाल उठाने के लिए गांव गरीब से जुड़े हुए लड़के नौजवान पढ़ते लिखते हैं, महीनों खपाते हैं, सालों संघर्ष करते हैं। अगर उनके अवसर लुटेंगे, उनका भविष्य लुटेगा, उनकी शिक्षा लुटेगी, धांधली होगी, तो सड़कों पे किसी न किसी को तो उतरना होगा। ऐसे में जब हम उतरे हैं तो जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, मुझे नहीं पता इनका आका कौन है, कौन इनको कंट्रोल कर रहा है। दिल्ली से कंट्रोल है कि लखनऊ से कंट्रोल है, लेकिन लखनऊ से लेके कौशाम्बी, कौशाम्बी से लेके इलाहाबाद, इलाहाबाद से लेके जौनपुर, जौनपुर से लेके वाराणसी, पुलिस को जो कार्रवाई करनी उससे हम नहीं करते। वो करे कार्रवाई, दीदी 4000 करे कार्रवाई, वो कार्रवाई तो कर रहे हैं कि एक जनप्रतिनिधि आपको सूचना दे करके एक जनप्रतिनिधि के कार्यालय पे अपनी मांग पत्र शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करके देना चाहता है, तो आप हमारी मुखबरी करा रहे हैं हमारी सुरक्षा अधिकारियों से। हमने बाकायदा लिखित सूचना अपने लखनऊ एडमी कार्यालय से दी गई है। तो वहीं रामपुर के अजीमनगर थाना क्षेत्र में खंडिया चौराहे के पास खेत में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सोमवार सुबह ग्रामीणों ने इंटर कॉलेज के निकट खेत में शव पड़ा देखा, जिसके बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय युवक के रूप में हुई है, जो मुरादाबाद जनपद का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई इसका पता नहीं चल सका है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच में अभी जुटी हुई है। तो वहीं कन्नौज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां युवती ने अपहरण और दुराचार का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने मीडिया के सामने आपबीती बताते हुए कहा कि गांव के ही एक युवक ने उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने कहा था कि उसके पिता जयपुर में है और उन्होंने बुलाया है। आरोप है कि जयपुर ले जाने के बाद युवक ने उसके साथ दुराचार किया और बाद में उसके मामा के घर पर छोड़ दिया। युवती ने आरोपी और उसके परिजनों पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक ना तो कोई मेडिकल परीक्षण कराया गया और ना ही कोई ठोस कार्रवाई हुई। हाल ही में पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सर, हम अपने घर पे थे, मेरे गांव का लड़का है, वो मुझे बेला फुसला के ले गया। उसका नाम शिवम है। तो मेरे को बेला फुसला के ले गया और बोला कि तुम्हारे पापा जयपुर में रहते हैं। उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया है, बोला है कि वहाँ पे लेके आ जाओ, और मुझे ले गया। वहाँ पे मेरे साथ गलत काम किए, बलात्कार किया मेरे साथ, और फिर मेरे को यहीं पे छोड़ने अपने मामा के घर पे ले आया। वहाँ पे मुझे बहुत दबाया, फुसलाया, और वो उसके पापा ने मेरे को मारा, बहुत ही प्रभाव डाला मेरे ऊपर। ये बोला कि हमारी तरफ अगर पक्ष में बोला, आपने बयान दिए तो सही, नहीं तो आपके पापा और मम्मी भाई को सभी को मार देंगे आप। क्या पापा आपके कहीं बाहर रहते हैं क्या? हाँ, बाहर ही रहते थे। कहाँ रहते थे? वो हरियाणा में रहते थे। आपको नहीं मालूम तो पापा कहाँ रहते हैं? नहीं, मैं तब तो मालूम। तो वो आपको ले कहाँ गया था? वो हमें जयपुर ले गया। फिर कोई पुलिस ने एप्लीकेशन दी आपने? हाँ, दिया था। फिर क्या हुआ? पुलिस क्या कार्यवाही नहीं कर रही? हमारे बयान भी हो चुके हैं कोर्ट में, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं। तो वहीं कन्नौज में डायल 112 के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 शातिर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी खुद को हेडक्वार्टर का कर्मचारी बताकर पीआरबी जवानों से इवेंट की जानकारी हासिल करते थे। जानकारी मिलने के बाद ठग शिकायतकर्ताओं को फोन कर खुद को पुलिसकर्मी, लेखपाल या अधिवक्ता बताकर मामला निपटाने का साझा देते थे और खातों में रकम ट्रांसफर करा लेते थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रदेश भर में इसी तरह का ठगी नेटवर्क चला रहे हैं। कन्नौज में शिकायतें मिलने के बाद एसपी के निर्देश पर
सर्विलांस टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार ठगों के पास से फर्जी अधिवक्ता आईडी कार्ड और हजारों रुपए नगद बरामद किए हैं। पुलिस ने मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है। देखिए, ये पिछले कुछ समय से ये शिकायतें आ रही थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति हैं जो PRB 112 को कॉल करके उनसे इवेंट का विवरण प्राप्त करते हैं और उस विवरण को प्राप्त करने के बाद जो कंप्लेनेंट है उससे बात करते हैं फीडबैक के नाम पे और अपने को मुख्यालय का कर्मी बता करके कि 112 मुख्यालय से हम बोल रहे हैं, ये कह करके PRB कर्मियों से इवेंट का पूरा विवरण ले लेते थे। इसके बाद कंप्लेनेंट से बात करते थे और कभी थाने का संबंधित थाने का पुलिसकर्मी बताते थे और कभी वकील भी बन जाते थे, कभी लेखपाल बन जाते थे और उनसे कहते थे कि हम तुम्हारा ये काम करवा देंगे और इतना पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो। तो ये ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र कराते थे और जब उनका काम नहीं होता था तो शिकायत करते थे, तो उनको ये हड़काते भी थे। तो इससे जब ये पूरी जानकारी हुई तो हमारे प्रभारी 112 महेश वीर सिंह जो हैं इंस्पेक्टर, इनके द्वारा थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कराया गया और इन्वेस्टिगेशन से 2 लोगों के नाम प्रकाश में आए। इसमें एक अमन तिवारी है, ये सिधौली थाना जनपद शाहजहांपुर का रहने वाला है और दूसरा रामवीर है जो थाना रोजा शाहजहांपुर का रहने वाला है। देखिए, ये पिछले कुछ समय से तो वहीं बांदा नदी में डूबने से 3 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद गांव में हाहाकार मच गया है। जसपुरा थाना क्षेत्र के गौरी कला गांव में रहने वाले 3 बच्चे नदी में नहाने गए थे, तभी तेज बहाव की चपेट में आने से तीनों डूब गए। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया है। कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तीनों बच्चों को नदी से बाहर निकाला गया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मासूम बच्चों की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बच्चों को नदी और तालाबों के आसपास अकेले ना जाने दे ताकि ऐसे हादसे से बचा जा सके। आज दिनांक 15 जून 2026 को थाना जसपुरा के ग्राम गौरी कला में सुबह चंद्राव नदी में नहाते वक्त 3 बच्चों के डूबने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से तीनों बच्चों के शव को बरामद करके पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई भी प्रचलित है, परंतु आम जनमानस से अपील की जाती है कि अपने छोटे बच्चों को नदी नालों के पास ना जाने दें ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। आज दिनांक 15 जून 2026 को थाना जसपुरा के ग्राम गौरी कला में सुबह चंद्राव नदी में नहाते वक्त 3 बच्चों के डूबने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से तीनों बच्चों के शव को बरामद करके पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई भी प्रचलित है, परंतु आम जनमानस से अपील की जाती है कि अपने छोटे बच्चों को नदी नालों के पास ना जाने दें ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। आज दिनांक 15 जून 2026 को थाना जसपुरा के ग्राम गौरी कला में सुबह चंद्राव नदी में नहाते वक्त 3 बच्चों के डूबने की सूचना प्राप्त हुई। नदी में डूबकर दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला बांदा जनपद के जसपुरा थाना क्षेत्र के गौरी कला गांव से सामने आया है, जहां पर एक ही परिवार के अंशु, प्रतीक व माधुरी तीनों की नदी में डूब जाने से मौत हो गई है। यह तीनों एक ही परिवार के रहने वाले थे। परिजनों ने बताया कि यह नदी में नहाने गए थे, पैर फिसल जाने के कारण यह नदी में डूब गए। ग्रामीणों ने बच्चों को डूबता देख जिला प्रशासन को फोन किया। कई घंटे के रेस्क्यू के बाद तीनों मासूम बच्चों को नदी से बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मासूम बच्चों को देखते ही मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर से गांव व परिवार में मातम छा गया है। पुलिस ने सभी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बांदा से डेली 24 भारत के लिए अल्तमश हुसैन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।